सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu news analysis. So prior to getting the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. आज के The Hindu में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेटिव है बहुत ज्यादा, वो अगस्त में भी आया था, फिर से अभी देखने को मिलेगा, बट चांसेस है कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए एंड डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वो इंपॉर्टेंट होंगे. और आज मेरे पास इकोनॉमी का एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैं आपको एनवायरमेंट तक लेके कनेक्ट करके दिखाऊंगा उसको. तो टॉपिक्स को एज अ सेग्रीगेट करके मत देखो, डिवोर्स करके मत देखो कि हाँ ये एनवायरमेंट का है, ये इकोनॉमिक्स का है. नहीं नहीं, क्लैट का सैंपल पेपर अगर अभी बनाया होगा तो उसमें पता चल गया होगा कि सर इकोनॉमी एनवायरमेंट क्या, हर चीज मिल जाता है एक में. साइक्लोन का क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा पूछा जा रहा है. तो एवरीथिंग यू शुड बी प्रिपेयर टू टैकल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. एटलीस्ट इतना एस्पेक्ट तो कवर करो कि अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 तो सही करके आओ. उस पर्टिकुलर पैसेज की बात कर रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है आज का, गवर्नमेंट अनवील्स द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क. ग्रीन बॉन्ड नाम से ही समझ में आ रहा है, एनवायरमेंट. तो ग्रीन ग्रीन में क्या क्या चल रहा है आजकल, यूएनएफसीसीसी, लेटर ऑन आई टेल, वो एक पूरा एक ट्री बनाएंगे. यूएनएफसीसी है, कोप 26 है, कोप 8 क्या था, व्हाई कोप 8 इज इंपॉर्टेंट, कोप कब स्टार्ट हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ चीजें. और ये इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू में इसको मेंशन किया है. सेकंड इज, कल ही पता चल गया होगा, डीवाई चंद्रचूड़ टेक्स एक्ट द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो चंद्रचूड़ साहब 50th चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के. बट क्या इनका चीफ जस्टिस बनना ही इंपॉर्टेंट था? क्या इनके पुराने जजमेंट्स देखे तुमने? क्या इनके फादर की हिस्ट्री देखी? बिकॉज हिज फादर्स हिस्ट्री होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, क्योंकि इस टॉपिक का 75% मैंने पहले कवर करा दिया है. और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आई गेस कि हम लोगों ने उसको पढ़ा है. तो एकदम उस पर टेंशन नहीं लेना. आई विल टेल यू एवरी लिंक, आई विल गिव यू ईच एंड एवरी लिंक, तो आपका वहां से सॉर्टेड आउट हो जाएगा चीज. थर्ड इज मैनग्रोव अलायंस फॉर द क्लाइमेट. ये क्लाइमेट बहुत हो रहा है आजकल, ये शेख वाला भी पढ़ लेना. ये कोप 27 जो है, ग्लासगो 26, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे. फोर्थ इज यूके कोर्ट टर्न्स आउट द नीरव मोदीज अपील अगेंस्ट द एक्स्ट्राडिशन. इसमें क्या नई बात है, ये तो होते रहा है बहुत दिनों से. अगर याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि आई हैव अ टॉपिक दैट इज द एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम. राइट, असाइलम और एक्स्ट्राडिशन पे मेरे पास एक टॉपिक है, तो मुझे उसे कराने का बहुत ज्यादा मन था एंड आई वांटेड कि उस पर एक ब्लॉग ही पोस्ट कर दी जाए. बट ब्लॉग नहीं, आई सजेस्ट कि ये बेटर रहेगा, क्योंकि ब्लॉग में आप फिर इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से पढ़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि जब मैं उसे लिखूंगा तो वो इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से लिखना हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सीए प्लस लीगल. लीगल के टॉप पोर्शन पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीए पे इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, बट इंपॉर्टेंट सस्टेन रहेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट टॉपिक हमारा, गवर्नमेंट अनवील्स द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क. सर क्या है ये ग्रीन बॉन्ड? नाम से ही पता चल रहा है एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ. चलिए तो पढ़ेंगे उसको अच्छे से. द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क. The revenue generated from the issuance of sovereign green bonds will be deployed in public sector projects that help in reducing the carbon intensity of the economy. Right? Background क्या है इसका? इंटेंशन क्या है? कार्बन इंटेंसिटी कम करना इकोनॉमी का. बैकग्राउंड क्या है? यूनियन बजट 2022-23, द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन had announced the sovereign green bonds will be issued for mobilizing the resources for green projects. तो ग्रीन बॉन्ड्स क्या हुआ? ऐसे बॉन्ड्स जिससे ग्रीन प्रोजेक्ट्स को मोबिलाइज करने में मदद मिलता है, दैट इज टर्म्ड एज ग्रीन बॉन्ड्स. इसका थोड़ा सा और स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम अभी जाके देखेंगे. अभी जो मैंने बताया दैट इज कंप्लीटली लेमन लैंग्वेज में अगर समझना हो, यहाँ एक लाइन में कि सर क्या हो सकता है ये, वो चीज थी. प्रायर दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोप 26 जो हुई थी, कोप 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो समिट. राइट, नवंबर 2021 हैज अनाउंस्ड इंडियाज कमिटमेंट अंडर द पंचामृत. याद हो ये पंचामृत मैंने एपिसोड 1 ऑफ मैराथन में करवाया था कि पंचामृत नाम दिया है मोदी गवर्नमेंट ने, और ये 5 कमिटमेंट्स क्या है ये भी देखेंगे. तो केवल ग्रीन बॉन्ड्स तो चलो सेंटर ने इशू कर दिए, ग्रीन बॉन्ड्स का डेफिनेशन भी देख लिया कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है. एलेट पूछ सकता है ये ग्रीन प्रोजेक्ट, ग्रीन बॉन्ड्स की डेफिनेशन. बट ग्रीन बॉन्ड्स वर्ल्ड, आप उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करेंगे, इंडिया का पोजीशन देखेंगे. बट उससे पहले ये ग्रीन बॉन्ड लाने की नीड कहां से पड़ी, वो बैकग्राउंड वो यहाँ था, कोप 26 और पंचामृत. राइट, पंचामृत क्या है? सेट ऑफ 5 कमिटमेंट्स दैट द पीएम मोदी मेड एट द कॉन्फ्रेंस पार्टीज 26 हेल्ड एट ग्लासगो यूके. अब आगे बढ़ने से पहले आई वांट योर अटेंशन अ लिटिल बिट हियर.
अभी हम लोगों ने एक टॉपिक देखा जिसका हम नाम था कोप 26। ये जो पर्टिकुलर बोर्ड है इस पे आप असाइनमेंट लिखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट कहाँ हुआ, वेयर एंड व्हेन, राइट, ये पहला है। इंडिया में हुआ था कोप 8, राइट, तो ये कब हुआ था ये बता देना, ये दो चीज। और कोप से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ये ट्रिपल सी है यहाँ पर, तो ये देख लेना। इतने टॉपिक्स एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोप हो रहा है तो ये 3 काम कर लेना प्लीज, इट विल हेल्प यू ओनली। चलिए आगे देखते हैं वो 5 कमिटमेंट्स क्या थे। टू रेज द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ कंट्री 500 गीगाबाइट से 500 गीगावाट करना है बाई 2030, ये पहला कमिटमेंट था अंडर द पंचामृत। बाई 2030 50% ऑफ द कंट्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट वुड मेट यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। 2030 तक आपको रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंचना है। थर्ड क्या था, थर्ड ये था सर, द कंट्री विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाई 1 बिलियन बाई 2030, टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन उसको एमिशन को कम करना है। फोर्थ इज कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी वुड बी रिड्यूस लेस देन 45% बाई 2030, कार्बन इकोनॉमी कम करनी है। देखो कार्बन जो हो रहा है ना ये सब कोप 26 2027 से रिलेटेड होता है, UNFCCC, जिसमें ये लोग बात करते हैं कि कार्बन एमिशन कम करना है। अब कार्बन एमिशन एक कुछ दिन पहले द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली बात की गई थी, वो भी पढ़ना है आपको। तो आई हैव गिवन यू सफिशिएंट लिंक, ये ग्रीन बॉन्ड पढ़ के काम हो गया नहीं होता है, लिंक करना पड़ता है चीजों को। फोर्थ क्या था, कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करना, देख लिया। इंडिया वुड बिकम कार्बन न्यूट्रल एंड अचीव नेट जीरो एमिशन बाई 2070, यही बात तो भी रिसेंटली कोप 27 में बोल रहे थे एंटोनियो गुतरस साहब कि जो डेवलप्ड नेशंस है उनको आगे आना पड़ेगा, जो डेवलपिंग नेशन वो कैसे आ सकते हैं अभी, वो तो ठीक से डीजल पेट्रोल पे नहीं है, आप चाह रहे हो वो कार्बन फ्री पे आ जाए, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल होता है सर। इंडिया का भी तो 2070 टारगेट है, तब तक तो हो गया काम। अब आता है व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स, तो देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस ग्रीन बॉन्ड स्टैंड। द ग्रीन बॉन्ड आर इशूड बाय द कंपनीज, कंट्रीज एंड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सक्लूसिवली फंड प्रोजेक्ट्स that have positive environmental and climate benefit and provide investors with fixed income payment। बॉन्ड है तो फिक्स्ड इनकम पेमेंट तो होगा ही। अब क्या होता है कि इसमें कंपनीज, कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, एक्सक्लूसिवली फंड प्रोजेक्ट निकालती हैं जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए ही, अदरवाइज वो नहीं निकालेंगी प्रोडक्ट्स, राइट। और वो बेनिफिट तो चाहिए ही, इन द एंड आपका क्या है, इन द एंड आपको बेनिफिट लेना है, इट इज अ बॉन्ड, तो फिक्स्ड इनकम पेमेंट भी होगा और कार्बन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी उसमें लॉन्च होंगे। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करें कि सर आज तक ऐसा हुआ है, तो वर्ल्ड बैंक ने किया है ऐसा 2008 से 20 के बीच में 14.4 बिलियन का ग्रीन बॉन्ड। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इन इंडिया की बात की जाए तो है ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी इंक्लूडिंग द मेंबर फ्रॉम रेलिवेंट लाइव मिनिस्ट्रीज चेयर्ड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, हु इज द करेंट CEA, कौन है अभी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का नाम याद रखना। और एक चीज बता देना कि ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी कब फॉर्म हुआ था सर, राइट। अब लगता होगा सर यहाँ पे लिख ही देते जब इतना कुछ लिख ही रहे थे। नो माय फ्रेंड, थोड़ा ना ये रिसर्चिंग कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी ना, पढ़ने की आदत पड़ेगी। आई ऑल्सो नो कि कितना पढ़ते हो, राइट। आज के जैसे द हिंदू में एक आर्टिकल आया था शशि थरूर साहब का, अब जिस किसी ने मेरा वो EWS वाला एनालिसिस देखा होगा उसके बाद वो चीज पढ़ना, क्या मजेदार समझ में आएगा वो चीज, फिर लगेगा ही नहीं कि शशि थरूर ने ही आर्टिकल लिखा है और वो समझ में आ रहा है। तो वो चीजें तब होती है जब रीडिंग हैबिट होती है, जब आंखों को चीजें खोजने की आदत होती है, तब वो चीजें निकलती हैं जाके। अब जब ये ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी जब तुम खुद से खोजने बैठोगे कि हाँ सर कब फॉर्म हुआ था, एक ईयर ही तो खोजना है, एक ईयर ही खोजना। अब केवल वो ईयर जो पढ़ के आ गया वो तो चलो ठीक है, काम पूर्ति हो गया, लेकिन जिसने अब थोड़ा सा डिटेल में गया, ये भाई ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी, कोई आर्टिकल मिल गया मान लो, या कोई कुछ मिल गया, कोई रिसर्च पेपर मिल गया, दो पेज का मिल गया, अब उसने वो चीज पूरी पढ़ ली, तो अब मान लो एग्जाम में जब वो आता है तो उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बस एक नजर देखेगा, हाँ बॉस ये तो मैं जानता हूँ, बस क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई समटाइम्स जस्ट अवॉइड टू राइट थिंग्स हियर ओनली। अब आते हैं
ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी विल मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर, ये साल में 2 बार मिलेगी। टू सपोर्ट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट, फाइनेंस वाले कोई सपोर्ट करना होगा इनको कि सर क्या करना है नहीं करना है। इनिशियल इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट कंसर्न फॉर द मिलिट्री डिपार्टमेंट, कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट्स, ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स ही कंसल्ट करेंगे, सबको ही तो कंसल्ट करेगा नहीं। डीवाई चंद्रचूड़ टेक्स एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो अभी रिसेंटली अगस्त में, आई गेस की इट वाज 8th और 9th ऑफ अगस्त, कि जिसमें जस्टिस उदय उमेश ललित साहब चीफ जस्टिस बनते हैं फॉर 76 to 78 डेज। उसके बाद आते हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, और इनका टेन्योर रफली 2 साल कुछ महीनों का होगा, राइट। तो इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनके फादर थे वाई वी चंद्रचूड़, इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस। ठीक है, अब ध्यान दो इधर कुछ चीजें यहाँ पर आई वांट टू ऐड ऑन हियर, कि आप नोट डाउन करो उसको। और आपने बहुत टाइम पे आंसर भी किया था उसका, बट आई ऑल्सो वांट कि हियर भी आप यहाँ पर भी आंसर करो। कौन है अभी? डीवाई चंद्रचूड़, इंडिया के 50th चीफ जस्टिस, राइट। में तो कोई दो राय नहीं है। इनके पीछे कौन थे? 49th, जिनका नाम है यू ललित, जस्टिस यू ललित। चंद्रचूड़ साहब के फादर थे वाई बी चंद्रचूड़, जिनका लॉन्गेस्ट टेन्योर था। आप मुझे क्या बताएंगे शॉर्टेस्ट टेन्योर किस जज का था? 17 डेज का था टेन्योर उनका, बट ये बात मुझे आप बताएंगे उनका नाम। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि चंद्रचूड़ का 2 साल का टेन्योर होगा एंड विल लीड इंडियाज जुडिशरी अंटिल November 10, 2024, अ डे बिफोर ही कंप्लीट 65 ईयर्स ऑफ एज, जो रिटायरमेंट एज होती है। और हाईकोर्ट में यही रिटायरमेंट एज 62 हो जाती है, ये चीज याद रखना। His father Y.V. Chandrachud holds the distinction of being the longest serving chief justice who headed the judiciary from Feb 22, 1978 to 11 July 1985. रफली 7 साल तक उन्होंने इंडिया के जुडिशियरी सिस्टम को लीड किया था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हु डिस्क्राइब्स डिसेंट एज द सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन आपको आईलेट दे सकता है, कभी क्लार्क दे देगा, क्या पता कहीं भी दे सकता है कि हु डिस्क्राइब्स डिसेंट एज द सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली चंद्रचूड़ साहब डिस्क्राइब करते हैं, और इनकी जो वाइब्रेंट और विजिलेंट जजमेंट्स आती हैं, जस्ट एवरी मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ यू आर फॉन्ड ऑफ हिम। ये जिस तरह से जजमेंट लिखते हैं, जितने प्रोग्रेसिव जज हैं ये, और इन्होंने कितने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पार्ट रहे हैं ये देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21, केस का नाम KS पुट्टास्वामी। फिर अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, ये भी आपका था, बहुत लंबा चला था, 1991 से लेकर के अभी तक आना। इट वाज अ लॉन्ग बैटल, जिसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में थे चंद्रचूड़ साहब। राइट टू प्राइवेसी देख लिया, और भी बहुत सारे हैं, जैसे 377 में चंद्रचूड़ साहब थे। अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया था जिसमें रिगार्डिंग था एबॉर्शन से रिलेटेड, एबॉर्शन में उसमें भी चंद्रचूड़ साहब थे, डिवीजन बेंच थी उसमें, जिसमें चंद्रचूड़ साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी मैरिटल रेप के रिगार्डिंग भी। तो ही वॉज अ वेरी वाइब्रेंट जज। तो जब चंद्रचूड़ साहब के पढ़ रहे हो ना, तो केवल चंद्रचूड़ साहब पढ़ लिए, वाई.वी. चंद्रचूड़ साहब पढ़ लिए, वहां से काम नहीं हो। ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ से आपको कनेक्शन मिल गया, एक बार 377 देख लेना, एबॉर्शन वाला रिवाइज कर लेना, राइट, इट विल हेल्प यू ओनली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही रोट द लीडिंग जजमेंट ऑफ 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन KS पुट्टास्वामी। जो KS पुट्टास्वामी राइट टू प्राइवेसी था, वो 9 जज की बेंच थी, जिसमें जजमेंट किसने लिखी थी? जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने। He was designated as a senior advocate by the Bombay High Court. बॉम्बे हाई कोर्ट में, अब देखो चंद्रचूड़ साहब ना बार से आए हैं, ये बार से बेंच में आए हैं, राइट। बार से बेंच में आए मतलब बताते हैं। अभी पहले ये सीनियर एडवोकेट बने बॉम्बे हाई कोर्ट में 1998 में, राइट। इसी साल इनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। दैट ईयर टिल हिज अपॉइंटमेंट एज अ जज इन बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन March 19, 2000, और 2 साल के बाद वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज भी बन गए, बहुत बड़ी बात है। और ये 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है माय फ्रेंड, याद रखना कि हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे पहले? 2013 में, 2016 तक थे ये, 3 साल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस चंद्रचूड़ साहब। और ये बॉम्बे हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बने थे 1998 में,
उसी साल इनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया और 2 साल के बाद ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बन गए, राइट। तो ये थी उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री। आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो अपॉइंटमेंट में जाने से पहले आई वांट टू टेक यू फर्स्ट ऑफ ऑल द हाउ द चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड। देखो अपॉइंटमेंट इनका बेसिकली आर्टिकल 124 में होता है, ये चीज याद रखना। देयर शैल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये चीज बात कही जाती है। बट एक चीज याद रखो, अपॉइंटमेंट जो होता है वो एक बॉडी के थ्रू होता है। आई एम गिविंग यू द लिंक्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देना। बॉडी के थ्रू होती है, उस बॉडी का नाम होता है कोलेजियम। कोलेजियम में टोटल मेंबर होते हैं 4+1, 1 इज द सीजेआई। ये कोलेजियम कहाँ मेंशन्ड है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में मेंशन नहीं है, पहली बात। सर आया कहाँ से? बिल्कुल बताएंगे, रुक जाओ अभी। पहले आया था फर्स्ट जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस में, जिसको आपको एसपी गुप्ता भी बोलते हो, फर्स्ट जजेस केस में ये कहा गया, फर्स्ट जजेस केस में पहले ही पूछा गया था कि सर अपॉइंटमेंट कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जजेस को सुपरसीड किया जा रहा था, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट जो होता है ना एक बेसिस पे होता है जिसको कहा जाता है सीनियोरिटी। अब ये सीनियोरिटी एज में नहीं होता है, बेसिकली बताएंगे किस पे सीनियोरिटी होती है। एज की सीनियोरिटी नहीं मानी जाती, क्योंकि मेंशन्ड स्पेसिफिकली कि सीनियोरिटी होंगे कोर्ट में जो जजेस बैठे उनके बीच में, ऐसे सीनियोरिटी नहीं होती है कि फिर तो पता चला कोई भी बन गया। अब आते हैं फर्स्ट जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस में सीनियोरिटी पे होल्ड रखना, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को शॉक लगा होगा थोड़ा सा कि यार एज के बेसिस पे नहीं होती। मेरा ये मतलब नहीं है कि कंप्लीटली एज के बेसिस पे नहीं होती, जो पर्टिकुलर बेंच में लोग होते हैं उनके बीच डिसाइड होती है चीज। फर्स्ट जजेस केस कहा गया, फर्स्ट जजेस केस में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगेंस्ट जाके बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, यानी जो स्पेशल प्रोविजंस बाय द लॉ, यानी जो लेजिस्लेटर है उनका अपॉइंटमेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस तरह से अपॉइंटमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट अपने अगेंस्ट चला गया। इसको चैलेंज किया गया सेकेंड जजेस केस में। सेकेंड जजेस केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, लेजिस्लेचर का रोल कहाँ से आ गया, हम तो जज हैं। इसमें इन्होंने कहा कि एक सिस्टम होगा कोलेजियम जो कि डिसाइड करेगा कि कौन सीजीआई बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ठीक है। इन्होंने कोलेजियम सिस्टम लेके आ गए। फिर उसके बाद एक केस आता है जिसे आप लोग बोलते हो थर्ड जजेस केस, लेकिन इस जजेस को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस। प्रेसिडेंट साहब इसमें पूछ रहे थे कि सर आपने कोलेजियम तो बता दिया, लेकिन ये कोलेजियम है क्या, किस बॉडी को कोलेजियम बोलेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हमारे पास इसका भी प्रबंध है। कोलेजियम में इन्होंने कहा कि 5 लोग होंगे, 5 लोग होंगे टोटल, यानी 4+1, 1 इज द सीजीआई जो करंट सीजीआई होंगे और 4 अदर जजेस होंगे। इसमें जो होता है वो कंकरेंस एटलीस्ट 4 लोगों का होना चाहिए, 3-2 से नहीं होता है, 3 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी वो कंकरेंस जाके मान्य होता है। तो इस पे ये सवाल उठते रहता है कि सर ये गलत है, गलत है, गलत है। उस टाइम पे भी सवाल उठा, 1998 की बात है, उस टाइम पे भी सवाल उठा। तो उस टाइम सवाल उठा, फिर सर फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या? अमेंडमेंट होगा। अमेंडमेंट होके एक चीज आई जिसको कहा गया एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014। एनजैक में ये कहा गया कि भाई ये जो 5 मेंबर होंगे ना, ये हम बताते हैं कैसे होंगे। पहला होगा सीजीआई, सीजीआई इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, राइट। जैसे एक्स ऑफिशियो राज्यसभा का कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वैसे ही एनजैक का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा वो राज्यसभा, ये चीफ जस्टिस होंगे। दूसरा बताया गया लॉ मिनिस्टर होगा। तीसरा बताया गया कि इसमें 2 लोग थे, एमिनेंट जूरिस्ट होंगे। फिर उसके बाद बताया गया कि जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो होंगे, जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज के बारे में बात की गई वो होंगे। इस तरह से इन्होंने कहा कि ये रहा एनजैक का स्ट्रक्चर।
एनजैक को चैलेंज कर दिया गया। अब जब एनजैक चैलेंज हुआ तो इसका जो जजमेंट आया था वो था नॉन यूनानिमस। देखना एक बार 4:1 का जजमेंट था मोस्ट प्रोबेबली ये। एंड ये चैलेंज किया गया था ऑन द ग्राउंड कि लेजिस्लेटिव्स आर टेकिंग ओवर जजेस। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर्स को ऐड कर दिया गया, उसमें चैलेंज किया गया। नॉन यूनानिमस था, तो सर नॉन यूनानिमस क्यों था? पहले तो सुप्रीम कोर्ट के केस का नाम जानो, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये था। अब जो ये चैलेंज किया गया इसमें डिसेंट करने वाले थे जस्टिस चिलामेश्वर। अब केस में क्या हुआ ये भी बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक को काट दिया, कहा कि ये गलत है और जो कॉलेजियम है वही फॉलो होगा। पहली बात, चिलामेश्वर जी ने कहा सही है, बट आप जो ये पॉइंट बोल रहे हो एमिनेंट जूरिस्ट, कौन होगा ये एमिनेंट जूरिस्ट, ये तो बताया ही नहीं गया। इसलिए बस इन्होंने इस पॉइंट पर डिसेंट किया था और कुछ नहीं कहा था इन्होंने। आई रेस्ट माई केस हियर। तो इतना सफिशिएंट होगा अगर आपको पता है एनजैक तक की स्टोरी और एनजैक का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 101 था, इतना अगर पता है तो काफी है। उसके 103 पढ़ लेना, सफिशिएंट है। 103 जो ईडब्ल्यूएस वाला था, रेस्ट बहुत हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन नहीं करता है, अभी मैंने बताया था सीजीआई का। अब जो पढ़ोगे ना बहुत आसान होगा। आर्टिकल 124 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग द चीफ जस्टिस, अभी जस्ट बताया था। क्लॉज 2 क्या बोलता है? एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखा, ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू शपथ दिला रही थी। Thus, in the absence of a constitutional provision, the procedure to appoint it relies on the convention। जो चलते आ रहा है उस पर फॉलो होगा। अगर कोई प्रोसीजर नहीं तो चलते क्या आ रहा है? सीनियोरिटी। Seniority, however, is not defined by age, but by the number of years a judge has been serving in the top court of the country। कितने साल से आप सर्विस कर रहे हो? चंद्रचूड़ साहब कितने साल से सर्विस कर रहे हैं? सोच के देखो एक बार, 24 ईयर्स से वो सर्विस कर रहे हैं। तो उस सीनियोरिटी के लेवल, सीनियोरिटी का मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ इयर्स अ जज हैज बीन सर्विंग इन द टॉप कोर्ट ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट में कितने साल से? 2013 के बाद से, 2016 के बाद से जोड़ लो, मतलब 6 साल से वो सुप्रीम कोर्ट में जज है। तो सीनियोरिटी उस तरीके से डिफाइंड होती है। यहाँ भाई हम इतने साल से यहाँ पर, एक्सपीरियंस है मेरा, एक्सपर्टीज होना चाहिए ना, नहीं तो फिर वो बोल देंगे ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम आउट, है ना। तो वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहां तक इसको देख के चलो, राइट। नेक्स्ट आते हैं, जो सीनियोरिटी तो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट इज बिकम हु कैन बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन बन सकता है भाई? एलिजिबिलिटी तो पता होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, एंड द पर्सन मस्ट 5 years ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जस्ट 5 साल तक का आपको जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 10 साल एडवोकेट होने चाहिए आप हाई कोर्ट के। बी द ओपिनियन ऑन द प्रेजेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी होने चाहिए आप, मतलब आप अच्छे पढ़े लिखे इंसान होने चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जजेस के नजर में। रिमूवल देखते हैं। इनका रिमूवल का एक ही ग्राउंड होता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनको रिमूव करना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ प्रोसेस है। इसमें आपको ऑफिसर सीक्रेट्स एक्ट तक लग जाता है, ठीक है। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट passed after an address by each house of the parliament supported by majority of total membership of the house and by a majority of not less than 2/3 of the member of the house present and voting। अब समझो इस लाइन को, ये लाइन जितना आसान पढ़ दिया ना मैंने 3 लाइन में, वो उतना ही टफ है इनको हटाना। चलो देखते हैं। तो टॉपिक क्या होगा हमारा? रिमूवल ऑफ। और आज तक इंडिया में किसी सीजीआई का रिमूवल नहीं हुआ है, याद रखना। जिसका जिसका रिमूवल का समय आया है वो रिजाइन देके निकल गया है, ठीक है। तो रिमूवल की बात आए तो कोई भी हाउस, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी प्रपोजल जा सकता है। प्रपोजल किसी में भी जा सकता है। इसको अब हम नाम देंगे हाउस, ठीक है। जिस हाउस में प्रपोजल गया उसका मेजॉरिटी उसको पास कर रहेगा पहले। मेजॉरिटी यानी हाफ से एक ज्यादा मेजॉरिटी उसको पास कराएगा। अब यहाँ पर आर्टिकल 368 रिवाइज करके आ जाना, और मैंने जिस दिन ईडब्ल्यूएस पढ़ा रहे थे उस दिन ही बताया था मैंने ये बात। तो हाउस उसको पास करेगा मेजॉरिटी से। अब सेकेंड हाउस, मान लो लेट सपोज कि लोकसभा में ये चीज किया गया, तो ये अब कहाँ जाएगा? राज्यसभा में।
ये राज्यसभा में किया गया तो ये जाएगा अब लोकसभा में। दोनों बातें रख दी हैं, क्लैरिटी रहनी चाहिए। अब जब ये जाएगा राज्यसभा या लोकसभा में, इस हाउस में 2/3 ऑफ द मेंबर है वो उसको सपोर्ट करना चाहिए। बट 2/3 का कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। इनको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। तो इनको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा कि आप अब यहाँ पर कुछ असाइनमेंट्स है आपके लिए। इनको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा कि सर अब अपना केस प्रेजेंट करिए इफ यू वांट टू से समथिंग और नॉट। आपको बताना है सीजेआई को एट टाइम ऑफ रिमूवल कितना टाइम दिया जाता है टू से कि हाँ बॉस मेरी गलती नहीं है या मेरी गलती है। या 14 दिन का टाइम दिया जाता है, 15 दिन का टाइम दिया जाता है, या ऐसे कितना भी टाइम दिया जाता है, ये बताना, राइट। और फिर इसके बाद एक कमिटी बनाई जाएगी। ये तो चलो मान लो पास कर लिया, चलो ठीक है, लेकिन इसके बाद इसमें कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगाए होंगे पूरे हाउस ने। ऐसी तो पास नहीं कर देंगे कि हाँ भाई हमको हटाना है, मन कर रहा है। कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगाए जाएंगे क्योंकि टॉप कोर्ट का जज है, इंडिया की सीजीआई है, तो एलिगेशंस लगाएंगे। उसके बाद एक 5 मेंबर कमिटी बनेगी जिसमें जज भी होंगे, एमिनेंट जूरिस्ट भी होंगे, बाकी सारे लोग होंगे जो इस एलिगेशन को वेरीफाई करेंगे। अगर ये सही हो जाता है तो उनको हटा दिया जाएगा। इट इज अ वेरी 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 लॉन्ग प्रोसेस माय फ्रेंड एंड इट इज नॉट इजी टू रिमूव द सीजीआई। ठीक है, इतना काफी है। इसमें आगे बढ़ते हैं और बता देना कमेंट सेक्शन में हु वाज द फर्स्ट सीजीआई जिनके अगेंस्ट ये मोशन चला था। तो ये समझ में आ गया। विद द एड्रेस इन द सेम सेशन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट रिमूवल वन ऑफ द 2 ग्राउंड्स। तो एक दोनों में से एक भी ग्राउंड होना चाहिए, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो जाए या इनकैपेसिटी हो जाए। इनकैपेसिटी मतलब जब आप लॉ पढ़ोगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे, आपने पढ़ा भी होगा अगर अभी, तो इनकैपेबल हो जाए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के, या फिर इनकैपेबल हो जाए मेंटली, फिजिकली या किसी भी तरीके से। अगर वो इनकैपेबल हो जाते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। और प्रूव्ड मिसबिहेवियर मतलब कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि गलत है, इनसेनिटी, जो भी कुछ भी बिहेवियर हो सकता है, इनडिसेंट बिहेवियर हो सकता है, एनी बिहेवियर जो कि एक सीजीआई से या एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, अगर वो चीज प्रूव हो जाती है तो इनको हटा दिया जाएगा। जो सीजीआई बोबडे थे उनके अगेंस्ट भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर का ही कॉन्सेप्ट आया था कि भाई प्रूव्ड मिसबिहेवियर, रेप के एलिगेशंस, पता नहीं क्या क्या लग रहे थे उनके ऊपर। तो वो चीज देखना, अच्छे से पढ़ना है इसको। रेस्ट बता देना असाइनमेंट में कितने दिन का टाइम मिलेगा। एंड दूसरा असाइनमेंट ये है हु वाज द फर्स्ट सीजीआई जिनके अगेंस्ट ये मोशन चला था, राइट। चलिए आगे देखते हैं। मैनग्रोव अलायंस फॉर द क्लाइमेट, मैनग्रोव अलायंस फॉर द क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत हो रहा है। कोप 27 इजिप्ट से रिलेटेड है। आते हैं पॉइंट पे। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस स्लाइड वाज डूइंग हियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द अलायंस विल रेज अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ मैनग्रोव एज अ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज। और ये कहा G20 समिट बाली में ये इसका अलायंस करेंगे, ये जो बताएगा कि मैनग्रोव का क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए मैनग्रोव के बारे में पढ़ते हैं। मैनग्रोव इज अ shrub, a small tree that grows along the coastline and has roots its salty sediments often underwater, and moreover they also grow in swamps. Mangrove forest can survive extreme weather condition and require low oxygen levels. ये दो स्टेटमेंट देख लेना, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो मैनग्रोव्स के ऊपर यही आएगा। The mangroves cannot survive freezing temperatures and thus are found mainly in tropical and subtropical altitudes, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर्स वाले होते हैं उस पे। यूनेस्को सेलिब्रेट्स 26 जुलाई एज अ मैनग्रोव इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है 26 जुलाई इस बार का थीम देख लेना है, बस इतने के बाद काम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मैक, मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन स्टोर 10 times मोर कार्बन पर हेक्टेयर देन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट। ठीक है। Global Mangrove Alliance, when the mangrove are cut, the carbon stored in these plants get released into the air, so preserving them to keep carbon emissions level low is necessary. ये भी अच्छा है। Once the plant dies, they take the stored carbon into the soil. This is called blue carbon. मतलब एक बार प्लांट मर गया तो वो जो स्टोर्ड कार्बन है उस प्लांट का उसको सॉइल में डाल देते हैं, जिसे कहते हैं ब्लू कार्बन। ऐसी ऐसी चीजें पढ़ना अच्छी चीजें हैं। मैनग्रोव्स इन इंडिया, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली हाफ ऑफ द टोटल मैनग्रोव। वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मैनग्रोव। ऑब्वियसली जिस तरह का टेम्परेचर चाहिए, जिस तरह का एनवायरमेंट चाहिए वो वेस्ट बंगाल में मिलेगा। सुंदरबन अगेन ही क्वेश्चन क्लैट में भी आ चुका है। अगेन अंडमान निकोबार कल ही पढ़ा है, फिर से आया। अदर स्टेट्स दैट हैव मैनग्रोव ओवर द महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र, तमिल, गोवा एंड केरला। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिनको देखना। यूके कोर्ट्स डाउन नीरव मोदीज अपील अगेंस्ट एक्स्ट्राडिशन।
अब एक्स्ट्राडिशन पे जाने से पहले आई वॉन्ट योर अटेंशन हियर। दो टॉपिक होता है, एक होता है एक्स्ट्राडिशन, एक होता है असाइलम। ठीक है, और असाइलम जो है इसमें एक एस्पेक्ट आता है, दोनों में आता है बेसिकली। asylum ends, extradition starts। ये स्टेटमेंट याद रखना, जब भी इंटरनेशनल लॉ पढ़ोगे सबसे पहला स्टेटमेंट यही होगा। एंड ये क्वेश्चन आपको सीए प्लस लीगल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इरेस्पेक्टिव ये क्लैट हो या आईलेट हो। ठीक है, चलिए देखेंगे अंदर में क्या क्या डेटाज है, उस पर जाएंगे, बट पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है। सर आपने लिख तो दिया कि एक्स्ट्राडिशन और असाइलम दो चीजें होती हैं, और एक्स्ट्राडिशन एंड्स वेयर असाइलम स्टार्ट, असाइलम एंड्स वेयर एक्स्ट्राडिशन स्टार्ट्स, मतलब तो समझा दो। समझाएंगे एक्स्ट्राडिशन क्या होता है। अभी आप लोगों ने बिग बॉयज बिलियनर देखा होगा, अगर नेटफ्लिक्स पे नहीं भी देखा हो कोई बात नहीं, नीरव मोदी का नाम सुना ही होगा, डायमंड का सबसे बड़ा वो है ये। एंड विजय माल्या का नाम सुना होगा। कल भी एक एक्स्ट्राडिशन की बात आ रही थी यूके से, यूके से हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, तो एक्स्ट्राडिशन वहां से आसानी होता है। चलिए ये बात की बात है, बट पहला क्वेश्चन आता है सर एक्स्ट्राडिशन सिंपल टर्म में बताओ क्या होता है। देखो, लेट सपोज इफ अ पर्सन डज एनी काइंड ऑफ क्राइम इन हिज कंट्री एंड ही just leave the country and went off into the another country and that country surrenders that person to the previous country, वहां को extradition कहते हैं। सर हवा ही नहीं लगा, कोई बात नहीं अभी लग जाएगा हवा। देखो एक पर्सन है ए, वो लेट सपोज कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग किया बहुत बड़े लेवल पे, मनी लॉन्ड्रिंग किया, इसको मान लेते हैं हम नीरव मोदी, नीरव भाई मोदी हैं ये है इंडिया से। ये क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके ये चले जाते हैं यूके बचने के लिए। ठीक है, यूके चले गए, ए ही यहाँ पे पहुंच गया, अब वो टाइम ट्रेवल नहीं हो रहा है फिजिक्स वाला, ये यहाँ चला गया। ठीक है, अब यूके की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट दोस्त निकली। अब इसने कहा कि भाई हम वहां जाएंगे तो मेरा ह्यूमन राइट्स वायलेट हो जाएगा, ये वो बचा लो उनको। तो कहता ठीक है, ट्रायल चला, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं इसको निकालो यहाँ से। इंडिया और इसकी गवर्नमेंट ने ट्रायल करवाया, सब कुछ खत्म। फिर जो यूके की गवर्नमेंट है ए को वापस भेज देती है। ठीक है, और उसको सरेंडर कहा जाता है, उसको सरेंडर करवा देती है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं एक्स्ट्राडिशन, और ये होता है बाय अ ट्रीटी। दोनों कंट्री के बीच में एक संधि होनी चाहिए, ट्रीटी होनी चाहिए, तभी वो एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल हो पाएगा। ये समझे, यहाँ तक जाएगा फिर उसको वापस से भेज दिया जाएगा कि बॉस निकलो यहाँ से। तुम समझ में आ जाए तो हाँ ना बोलते रहना। चलिए नेक्स्ट आते हैं असाइलम। सर असाइलम फिर क्या होता है, असाइलम वो भी बताते हैं। लेट सपोज कोई एक पर्सन है ए, और ये रहता है कि मान लो अफगानिस्तान में, यार अफगानिस्तान मत मानो, आई हैव अ बेटर एग्जांपल फॉर यू। ये है ए, इनका नाम डालो दलाई लामा, ये थे तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत पे चाइनीज गवर्नमेंट का प्रॉब्लम हुआ। अब इससे ना तुम्हें चाइनीज भी क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से। प्रॉब्लम हुआ, अब ये कहते हैं तिब्बत मेरा है, फिर ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल पे। फिर दलाई लामा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो चाइना गवर्नमेंट बोलती है ही इज अ बैड मैन, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है यहाँ पे ये आदमी। तो दलाई लामा क्या करते हैं, भागते भागते आते हैं इंडिया। ये इंडिया आते हैं 1958 में, एंड दलाई लामा इज अ पोजीशन, राइट। बताना क्या नाम है इनका असली, ये पोजीशन होता है बेसिकली एक। 1958 में वो इंडिया आते हैं। इंडिया में बोलते हैं सर हमको ना असाइलम दे दो, नहीं तो ये हमको मार देंगे। इंडिया का पोजीशन लगता है कि भाई ये तो सही चीज है, क्योंकि अगर दलाई लामा चाइना जाते हैं, तिब्बत जाते हैं, इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। वहां के लिए ये ऑफेंडर हैं, हमारे लिए ऑफेंडर कहाँ से हो गया, हमारे लिए तो अच्छे आदमी भाई, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। अब इनका ऑफेंडर हमारे लिए अच्छा, हमारा ऑफेंडर इनके लिए अच्छा हो सकता है। ये चीजें समझना, राइट। ये दोनों तरह के ऑफेंडर नहीं है। ये बोलते हैं कि सर हमको अपने यहाँ रख लो, शरण दे दो, असाइलम दे दो, राइट। इंडिया बोलता है ठीक है। एंड असाइलम माय फ्रेंड, असाइलम इज अ ह्यूमन राइट। असाइलम आपका अधिकार है, आप मांग सकते हो। ठीक है, अगर ये रख लिया तो असाइलम। अब असाइलम खत्म तो एक्स्ट्रा, अब असाइलम मान लो कि नहीं रखेगा तो क्या होगा, वापस भेजा जाएगा इनको, तो हम उसको क्या बोल देंगे, एक्स्ट्राडिशन। और जो असाइलम नहीं देने के कंडीशन को कहा जाता है स्टेटलेसनेस।
फिर ये क्या अब नया टर्म आ गया, स्टेटलेसनेस। स्टेटलेसनेस वो चीज होती है जहां पर मान लो कि मैं इंडिया के बॉर्डर के बाहर खड़ा हूँ, सर अंदर ले लो अंदर ले लो, अंदर ले ही नहीं रहे हो, तो ना मैं पीछे अपने देश का रहा ना इनका रहा, स्टेटलेसनेस। ठीक है, चलिए ये समझ में आ जाए तो जस्ट कमेंट की हाँ सर ये क्लियर हो गया, एक्स्ट्राडिशन, असाइलम, स्टेटलेसनेस, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक आपके एग्जाम में लीगल में बड़े अच्छे से आएंगे। ठीक है, चलिए इंडिया एंड यूके, अब वहां पर ना समझने का टाइम नहीं मिलेगा एक्स्ट्राडिशन असाइलम क्या, तो अब समझे रहोगे तो बहुत आसानी होगी लीगल के क्वेश्चन टैकल करने में। इंडिया और यूके में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कब हुई थी, 1992। इंडिया में एक्स्ट्राडिशन एक्ट आया था 1962 में। दिस इज फॉर बोथ एक्स्ट्राडिटिंग पर्संस टू इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया टू द फॉरेन कंट्री, दोनों के लिए। द बेसिस ऑफ एक्स्ट्राडिशन कुड बी अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री, में स्टार्टिंग राइट ट्रीटी होनी चाहिए। इंडिया ऐसे 40 देशों के साथ ट्रीटी साइन करे बैठा है, ये क्या पता कोई पागल कब कहीं निकल जाए तो बुलाना पड़ जाए, यार ये बहुत कम है, होना चाहिए। और सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट क्या बोलता है, a treaty an arrangement made by the India with a foreign state relating to extradition of fugitive criminal which extends to and it's binding on India। ठीक है, अभी तुरंत हिंदी में समझे तो बेटर उसको ही दिमाग में रखो। नोडल अथॉरिटी कौन होता है, काउंसलर पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA इसका नोडल एजेंसी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एन एलिजिड ऑफेंडर मे नॉट, अच्छा सर हर समय एक्स्ट्राडिट कर दिया जाएगा, नहीं, अगर कंट्री के बीच में ट्रीटी ही नहीं है तो एक्स्ट्राडिट नहीं होगा, आपको ट्रीटी करनी पड़ेगी फिर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि सर पहले तो लॉ था ही नहीं, पहले तो लॉ नहीं था, एक्स पोस्ट फैक्टो हो गया सर, एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, ये ट्रीटी है, याद रखना, ये एक ट्रीटी हो रही, एग्रीमेंट है दो कंट्री के बीच में, कोई लॉ नहीं बना रहे दोनों बैठ के, तो एक्स पोस्ट फैक्टो इसमें नहीं लगता है, तो ये बढ़िया बात आई दिमाग में और इसको अच्छे से रखना। ठीक है, तो कोई ट्रीटी नहीं है, अगर कोई ट्रीटी क्राइम नहीं है, मान लो कि मेरे यहाँ वो चीज क्राइम है तुम्हारे यहाँ ही नहीं, तो हम नहीं करेंगे भाई, मेरे पास तो ऑफेंडर है ही नहीं है, फिर हम क्यों करें एक्स्ट्राडिट इसको। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को कभी भी एक्स्ट्राडिट नहीं होते हैं, एक्स्ट्राडिशन मे बी डिनाइड फॉर प्योरली मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑफेंसेस। ठीक है, वांट ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी, डुअल क्रिमिनलिटी ये चीज होती है कि जो मेरे यहाँ क्राइम वही तुम्हारे यहाँ क्राइम, मतलब सेम पनिशमेंट सेम चीज सब जगह डिट्टो, जब तक नहीं होगा तब तक वो डिनाई कर सकता है। प्रोसीजरल कंसिडरेशन, एक्स्ट्राडिशन में भी डिनाइड व्हेन ड्यू प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया गया तब भी डिनाई किया सकता है। अब आते हैं व्हाट नॉट टू बी मिस्ड पे, इस टॉपिक को अच्छे से करना। ठीक है, पश्मीना शॉल्स, ये वाला जो टॉपिक है वो GI टैग से रिलेट करके पढ़ना है, EW जजमेंट प्लीज पढ़ लेना। नाउ द क्वेश्चन इज, आज के आंसर्स नहीं है, द नेशनल जियोग्राफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज द जियो साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑटोनॉमस, बताना, कल के द हिंदू से है। विच कंट्री सोड इज फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, बता देना, C919। एंड पॉक्सो कब आया था, COP 26 अभी तो आज ही बताया है, ग्लासगो। एंड हाउ मेनी टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड, ये बता देना। एंड आज के लिए इतना ही, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर इट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।